हेलो दोस्तों, नमस्कार। A1 स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग सीटेट 2024 प्रैक्टिस सेट लेने वाले हैं। इसका मुख्य उद्देश्य है सीटेट 2024 में अच्छे अंक प्राप्त करना। तो चलिए, आज का पहला प्रश्न है, विभेदक परीक्षण का उपयोग किस मनोवैज्ञानिक ने भारतीय अनुकूलन के अनुसार विकसित किया है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है होरेस और ऑप्शन बी में दिया हुआ है वालास, ऑप्शन सी में दिया हुआ है जेफरी गिलफोर्ड और ऑप्शन डी में दिया हुआ है J.M. ओझा। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, J.M. ओझा। J.M. ओझा ने अमेरिका की मनोवैज्ञानिक कॉर्पोरेशन के द्वारा प्रकाशित किया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, किस अभिक्षमता को AST के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है विभेदक अभिक्षमता और ऑप्शन बी में दिया हुआ है सामान्य अभिक्षमता, ऑप्शन सी में दिया हुआ है अभिक्षमता सर्वेक्षण परीक्षण और ऑप्शन डी में दिया हुआ है व्यावसायिक अभिक्षमता। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, अभिक्षमता सर्वेक्षण परीक्षण। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, लंबाई, भार, त्वचा का रंग, पैर, आंखों एवं बालों का रंग में विविधता तथा विचलन को कहते हैं। ऑप्शन ए में दिया हुआ है भावनात्मक अंतर, ऑप्शन बी में दिया हुआ है भौतिक अंतर और ऑप्शन सी में दिया हुआ है मानसिक अंतर और ऑप्शन डी में दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो मानसिक अंतर का मतलब होता है यानी कि मंदबुद्धि बालक, कुशाग्र बालक या प्रतिभाशाली बालक इसके अंदर आते हैं। और भावात्मक अंतर का मतलब होता है कि भाव छिपा रहता है, यानी किसी के प्रति दया तो किसी के प्रति जो है क्रोध। तो इसमें दिया हुआ है लंबाई, भार, त्वचा का रंग, पैर, आंखों एवं बालों का रंग में विविधता तथा विचलन को कहते हैं। तो इसमें जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा भौतिक अंतर। तो 3 का सही जवाब है ऑप्शन बी, भौतिक अंतर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, पृथक पृथक समजातीय समूहों के व्यक्तियों के प्रति बच्चों की अभिवृत्ति साधारणतया आधारित होती है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है उनके अभिभावकों की चित्त वृत्ति पर और ऑप्शन बी में दिया हुआ है उनके समकक्षियों की अभिवृत्ति पर, ऑप्शन सी में है दूरदर्शन के प्रभाव पर और ऑप्शन डी में दिया हुआ है उनके सहोदरों की अभिवृत्ति पर। तो 4 का सही जवाब है ऑप्शन ए, उनके अभिभावकों की चित्त वृत्ति पर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5, सांस्कृतिक तथा भाषिक रूप से वैविध्यपूर्ण कक्षा में यह निश्चित करने से पहले कि शिक्षार्थी विशिष्ट शिक्षा वर्ग में आता है या नहीं, एक शिक्षक को करना चाहिए। तो एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए में दिया हुआ है माता पिता को इसमें सम्मिलित नहीं करना चाहिए क्योंकि उनके पास अपना कार्य होता है और ऑप्शन बी में दिया हुआ है अक्षमता स्थापित करने से पहले शिक्षार्थी की मातृभाषा का मूल्यांकन करना चाहिए और ऑप्शन सी दिया हुआ है पारंगत मनोवैज्ञानिक का उपयोग और ऑप्शन डी दिया हुआ है वातावरणीय कारकों को अप्रभावी बनाने के लिए बच्चे को अलग कर देना चाहिए। तो वातावरणीय कारकों को अप्रभावी बनाने के लिए बच्चों को अलग कर देना चाहिए, या जो है निगेटिव है और या भी गलत हो जाएगा क्योंकि बच्चे को जो है शिक्षा में शामिल करना चाहिए, उसको अलग नहीं करना चाहिए। और सी दिया हुआ है पारंगत मनोवैज्ञानिक का उपयोग। ऑप्शन बी दिया हुआ है अक्षमता स्थापित करने से पहले शिक्षार्थी की मातृभाषा का मूल्यांकन करना चाहिए।
तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। 5 का सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6। अभिव्यक्ति संप्रत्यय है। ऑप्शन ए संज्ञान परक, ऑप्शन बी क्रिया परक और ऑप्शन सी दिया हुआ है संवेगात्मक और ऑप्शन डी दिया हुआ है ये सभी। तो अभिव्यक्ति संप्रत्यय जो है वह संज्ञान परक भी है, क्रिया परक भी है और संवेगात्मक भी है। तो हमारा 6 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी ये सभी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7। अभिव्यक्ति है। ऑप्शन ए एक भावात्मक प्रवृत्ति जो अनुभव के द्वारा संगठित होकर किसी मनोवैज्ञानिक वस्तु के प्रति पसंदगी या नापसंदगी के रूप में प्रतिक्रिया करती है। और ऑप्शन बी दिया हुआ है एक ऐसी विशेषता जो व्यक्ति की योग्यता का परिचायक है, जिसे किसी प्रदत्त क्षेत्र में विशिष्ट प्रशिक्षण, ज्ञान अथवा कौशल से सीखा जा सकता है। और ऑप्शन सी में दिया हुआ है व्यक्ति की बीजभूत क्षमता जो कि विशिष्ट प्रकार की होती है। और ऑप्शन डी दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो 7 का सही जवाब है ऑप्शन ए एक भावात्मक प्रवृत्ति जो अनुभव के द्वारा संगठित होकर किसी मनोवैज्ञानिक वस्तु के प्रति पसंदगी या नापसंदगी के रूप में प्रतिक्रिया करती है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8। भारतीय समाज की बहुभाषिक विशेषता को देखा जाना चाहिए तो किस नजरिए से यानी किस क्षेत्र से देखा जाना चाहिए? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है विद्यार्थियों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु शिक्षक योग्यता की चुनौती के रूप में। और ऑप्शन बी दिया हुआ है शिक्षार्थियों के लिए विद्यालयी जीवन को एक जटिल अनुभव के रूप में बनाने के कारक के रूप में। और ऑप्शन सी में दिया हुआ है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बाधा के रूप में। और ऑप्शन डी दिया हुआ है विद्यालयी जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में। तो 8 का सही जवाब है ऑप्शन डी विद्यालयी जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में। तो अगर आप लोग को यह वीडियो पसंद आ रही हो तो इस वीडियो को लाइक और इस चैनल A1 स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करें। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9। शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के आधार पर शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के स्तर को बढ़ाने का औचित्य स्थापन किस आधार पर किया जा सकता है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है यह हाथ से किए जाने वाले श्रम के प्रति सम्मान विकसित करता है। और ऑप्शन बी में दिया हुआ है यह वैयक्तिक विभिन्नताओं को संतुष्ट करता है। ऑप्शन सी दिया हुआ है यह हाशियाकृत विद्यार्थियों के लिए प्रतिपूरक भेदभाव की नीति का अनुगमन करता है। ऑप्शन डी दिया हुआ है यह सार्वभौमिक धारण को सुनिश्चित करता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी यह वैयक्तिक विभिन्नताओं को संतुष्ट करता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10। शिक्षार्थियों में वैयक्तिक विभिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक विद्यालय किस प्रकार का सहयोग उपलब्ध करवा सकता है? ऑप्शन ए दिया हुआ है सभी शिक्षार्थियों के लिए समान स्तर की पाठ्यचर्या का अनुगमन करना। और ऑप्शन बी दिया हुआ है बाल केंद्रित पाठ्यचर्या का पालन करना और शिक्षार्थियों को सीखने के अनेक अवसर प्रदान करवाना। ऑप्शन सी दिया हुआ है शिक्षार्थियों में वैयक्तिक विभिन्नताओं को समाप्त करने के लिए हर संभव उपाय करना। और ऑप्शन डी दिया हुआ है धीमी गति से सीखने वाले शिक्षार्थियों को विशेष विद्यालयों में भेजना। तो आजकल की जो शिक्षा है वह शिक्षा जो है बाल केंद्रित शिक्षा है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी बाल केंद्रित पाठ्यचर्या का पालन करना और शिक्षार्थियों को सीखने के अनेक अवसर प्रदान करवाना। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11।
योग्यता व योग्यता समूहीकरण के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए, विभिन्न योग्यता वाले समूहों को ग्रहण करने के लिए अध्यापकों को बहुस्तरीय शिक्षा को अपनाना चाहिए। ऑप्शन बी, विद्यार्थी सम समूहों से बेहतर सीखते हैं। और ऑप्शन सी, अबाध व प्रभावी शिक्षण हेतु कक्षा को समरूपी होना चाहिए। और ऑप्शन डी दिया हुआ है, छात्र असहिष्णु होते हैं वह भेदों को स्वीकार नहीं करते। तो 11 का सही जवाब है ऑप्शन ए, विभिन्न योग्यता वाले समूहों को ग्रहण करने के लिए अध्यापकों को बहुस्तरीय शिक्षा को अपनाना चाहिए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12। वैयक्तिक अंतरों का ज्ञान शिक्षकों की मदद किसमें करता है? ऑप्शन ए है, पिछड़े शिक्षार्थियों के साथ कठोर परिश्रम करने की निरर्थकता को समझने में, क्योंकि वे बाकी कक्षा के समान कभी नहीं हो सकते। ऑप्शन बी दिया हुआ है, वैयक्तिक अंतरों को शिक्षार्थियों की असफलता की स्वीकृत एवं उत्तरदायी ठहराने में। और ऑप्शन सी दिया हुआ है, सभी शिक्षार्थियों को समान रूप से लाभ पहुंचाने के लिए अपनी प्रस्तुत शैली को एकरूप बनाने में। और ऑप्शन डी दिया हुआ है, सभी शिक्षार्थियों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं का आकलन करने और उनके अनुरूप उन्हें पढ़ाने में। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, सभी शिक्षार्थियों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं का आकलन करने और उनके अनुरूप उन्हें पढ़ाने में। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13। अनुसंधान से पता चला है कि विद्यालयों के अनेक स्तरों पर विभेदीकरण पाया जाता है। उच्च प्राथमिक स्तर पर इनमें से कौन सा विभेदीकरण का एक उदाहरण नहीं? तो हमें इसमें जो है नहीं बताना है। ऑप्शन ए दिया हुआ है, बहुत से अध्यापक पढ़ाने के लिए केवल व्याख्यान विधि का प्रयोग करते हैं। और ऑप्शन बी दिया हुआ है, मध्याह्न भोजन के दौरान दलित बच्चों को अलग बैठाया जाता है। और ऑप्शन सी दिया हुआ है, लड़कियों को गणित तथा विज्ञान विषयों को लेने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जाता है। और ऑप्शन डी दिया हुआ है, अध्यापकों की निम्न सामाजिक आर्थिक परिवेश से आए बच्चों से बहुत कम अपेक्षाएं होती हैं। तो चारों ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन डी दिया हुआ है, अध्यापकों की निम्न सामाजिक आर्थिक परिवेश से आए बच्चों से बहुत कम अपेक्षाएं होती हैं। तो यह जो सही है और हमसे पूछा जा रहा है नहीं है इसमें। और ऑप्शन सी में दिया हुआ है, लड़कियों को गणित तथा विज्ञान विषयों को लेने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जाता है, जबकि किया जाता है। तो यह भी गलत हो गया, यानी यह बात सही है, क्योंकि आजकल जो है लड़कियों को भी गणित और विज्ञान लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। और ऑप्शन बी दिया हुआ है, मध्याह्न भोजन के दौरान दलित बच्चों को अलग बैठाया जाता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। दलित बच्चे हों चाहे वह किसी भी वर्ग के बच्चे हों, वह प्राथमिक विद्यालय में जो है एक साथ बैठकर खाते हैं। तो यह भी बात सही है। और ऑप्शन ए में दिया हुआ है, बहुत से अध्यापक पढ़ाने के लिए केवल व्याख्यान विधि का प्रयोग करते हैं। तो यही जो है हमारा उत्तर हो जाएगा। तो 13 का सही जवाब है ऑप्शन ए, बहुत से अध्यापक पढ़ाने के लिए केवल व्याख्यान विधि का ही प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14। एक बहुसांस्कृतिक कक्ष में एक अध्यापिका सुनिश्चित करेगी कि आकलन में निम्नलिखित में से सम्मिलित होती हो। ऑप्शन ए, अपने आकलन उपकरण की विश्वसनीयता तथा वैधता। ऑप्शन बी, अधिगम के न्यूनतम स्तरों के लिए अनुपालन करने हेतु विद्यालय प्रशासन की अपेक्षाओं को पूरा। और ऑप्शन सी है, आकलन उपकरण के मानकीकरण। और ऑप्शन डी दिया हुआ है, अपने विद्यार्थियों को सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। तो 14 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, अपने विद्यार्थियों को सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। आज का हमारा आखिरी प्रश्न है प्रश्न संख्या 15।
भारत में भाषिक विभिन्नता बहुत है। इस संदर्भ में विशेषकर कक्षा 1 और 2 प्राथमिक स्तर पर बहुभाषिक कक्षाओं के बारे में सर्वथा उपयुक्त कथन है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है शिक्षार्थियों को अपनी मातृभाषा या स्थानीय भाषा का प्रयोग करने पर दंडित किया जाए। ऑप्शन बी में दिया हुआ है विद्यालय में उन्हीं बच्चों को प्रवेश दिया जाए जिनकी मातृभाषा वही हो जो शिक्षा के लिए अपनाई जा रही हो। और ऑप्शन सी में दिया हुआ है शिक्षक को सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए और सभी भाषाओं में अभिव्यक्ति के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। ऑप्शन डी में दिया हुआ है जो बच्चे कक्षा में मातृभाषा का उपयोग करते हैं अध्यापक को उनकी उपेक्षा करनी चाहिए। तो इस प्रश्न में हमें जो है पॉजिटिव ऑप्शन छांटना है। तो इसमें जो दिया हुआ है ऑप्शन डी में जो बच्चे कक्षा में मातृभाषा का उपयोग करते हैं अध्यापक को उनकी उपेक्षा करनी चाहिए। तो अध्यापक को जो है बच्चों को मौका देना चाहिए, ना कि उसे नीचा दिखाना चाहिए। तो यह ऑप्शन जो है गलत हो गया। और ऑप्शन सी में दिया हुआ है शिक्षक को सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए और सभी भाषाओं में अभिव्यक्ति के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। तो ऑप्शन सी जो है सही है। और ऑप्शन बी में दिया हुआ है विद्यालय में उन्हीं बच्चों को प्रवेश दिया जाए जिनकी मातृभाषा वही हो जो शिक्षा के लिए अपनाई जा रही हो, यह गलत है। और ऑप्शन ए में दिया हुआ है शिक्षार्थियों को अपनी मातृभाषा या स्थानीय भाषा का प्रयोग करने पर दंडित किया जाए। तो बालक को जो है कभी दंडित नहीं किया जाना चाहिए। तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, शिक्षक को सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए और सभी भाषाओं में अभिव्यक्ति के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। यानी कि संविधान में जो है 22 भाषा दी हुई है, तो हर भाषा को जो है मान्यता देनी चाहिए। तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करते हैं यह वीडियो आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।